सो हाय हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि यू ऑल आर बेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन क्या होते हैं, फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं। इन सभी बातों को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आपको ऊपर में यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, उस पर जाकर के या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग लर्न करने वाले हैं कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। क्यों दो टाइप के होते हैं? क्योंकि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ ये जो आपका फ्रिक्शन होता है वो मेनली दो टाइप के हो सकते हैं। पहला आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट मीन व्हेनेवर बॉडी इन अ रेस्ट that is applied static friction, and whenever the body tends to the move and maybe it can be moved, that is the applied the kinetic friction. So that is the two type of the law of friction. That means whenever the body in a rest, that is the applied the law of static friction, and whenever the body in a motion, that is applied the dynamic friction law. Okay, the dynamic law of friction, that means we can say kinetic law of kinetic friction. Okay, so let's here the first describe what is the law of static friction. Okay, so there is the some procedure whatever we are going to be adapt to solve the numerical. So let's first start point number one. पॉइंट नंबर वन हमारा क्या कह रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन दैट मोशन ऑफ ए बॉडी। यानी कि जब भी फ्रिक्शन अप्लाइड होता है तो मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब भी बॉडी जिस तरफ मोशन करेगा उस डायरेक्शन में जितना फोर्स अप्लाइड होगा उसके जस्ट सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होता है। यानी कि एफ इक्वल टू का पी बोल सकते हैं। एफ जो होगा यहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स होगा तो पी एफ का फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज ए कांस्टेंट। सो वाट एवर वी हैव से यू आर जस्ट अंडरस्टैंड, आई होप। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट point. So next point here, the frictional force does not depends upon the area of contact between the surfaces. That means जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस कैसा है। ठीक है, सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो भाई डिपेंड किस पे करेगा? तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे लिखा है द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। यानी कि जो सरफेस होगा वो सरफेस कितना रफ है या कितना स्मूथ है उस पर डिपेंड करता है, ना कि वो कॉन्टेक्ट का सरफेस एरिया कितना एरिया कवर किया है उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया वो बेसिकली लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताया। और इसका सेकंड जो टाइप होता है यानी कि लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो आता है वो आपका लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन आता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज विच इज द बॉडी इन अ मूविंग। यानी कि जो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन में कंसेप्ट बताया ना, सेम कंसेप्ट अप्लाइड करेंगे हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट का यहाँ पर स्लाइड लिखा है यहाँ पर लिखा है कि फॉर मॉडरेट स्पीड द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट बट इट डिक्रीज द स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ द स्पीड। यानी कहने का मतलब है कि जब भी मॉडरेट स्पीड आएगा किसी बॉडी के मोशन में तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रहेगा, बट डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ द स्पीड। जैसे कि स्पीड बढ़ते चला जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा थोड़ा थोड़ा घटते चला जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करेंगे हम लोग, तो इसको कांस्टेंट ही मान के चलते हैं। बट एक्चुअली में जो है जैसे स्पीड बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ते चला जाएगा उससे मतलब उसी स्पीड से फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होते चला जाएगा। बट इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको कांस्टेंट की तरह हम लोग बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको हमेशा इसको हेल्प लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है कि एफ अप्लाइड, यानी किसी भी बॉडी पे यदि हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे तो एफ अप्लाइड फ्रिक्शन, एफ अप्लाइड फोर्स होगा और एक होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन।
तो जब भी होगा ना लिमिटिंग फ्रिक्शन यदि अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा रहा या इसके बराबर रहा तो बॉडी विल बी इन रेस्ट, यानी कि जो बॉडी होगा वो ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर जो अप्लाइड फोर्स जो फोर्स काम करेगा वो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन जब हम लोग यूज करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग जो कोफिशिएंट लेने वाले हैं वो स्टैटिक कोफिशिएंट ही लेंगे, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन में जब भी मूवमेंट आ जाएगा तो आपको जो यूज करना होगा वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन यूज करना होगा। तो मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था, जब आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया था तो हम बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बराबर नहीं है, ज़्यादा ही लिखा है मैंने, ठीक है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी विल बी इन मोशन, ठीक है। यानी कि बॉडी उस समय क्या हो जाएगा, इन मोशन आ जाएगा, यानी कि बॉडी क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तो वहाँ पे जो निकालेंगे हम लोग वो स्टैटिक फ्रिक्शन ना निकाल के हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे, और वहाँ पे जो कोफिशिएंट यूज करेंगे वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन का ही कोफिशिएंट होगा। अब देखिए जितना था मैंने आपको थ्योरी बता दिया, ऑलमोस्ट मतलब फ्रिक्शन में इतना ही थ्योरी आता है, इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन के ऊपर कि फ्रिक्शन से किस तरीके का क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से जो आपका वीडियो होगा ना वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस मैं फ्रिक्शनल टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम पूछे जाएंगे और इसका एक ओवरव्यू दूंगा और एक आध क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शनल क्वेश्चन जो बनेंगे वो कितने टाइप के बन सकते हैं। आपको सिलेबस में भी ये चीज़ मेंशन करके रखा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक बार। पहला आपको क्वेश्चन टाइप होता है वो नॉर्मल टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन बनता है या इंक्लाइंड प्लेन टाइप क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन क्वेश्चन टाइप भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। थर्ड बन सकता है वेज से या ब्लॉक से क्वेश्चन बन सकता है। तो वेज ब्लॉक आप क्या होता है ये मैं आपको कंटिन्यू वीडियो के सीरीज देखते रहिएगा, ये फ्रिक्शन का मैं उसको बता दूंगा। अभी इस पोर्शन की मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इस पर ज़्यादा थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है। तो इस वाले पोर्शन को मैं न्यूमेरिकल में सॉल्व करूँगा, तो वहाँ पे वेज क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो बस आप बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी नॉर्मल टाइप क्वेश्चन या इंक्लाइंड प्लेन से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्या पूछ सकता है, तो ये चार ही चीज़ पूछ सकता है। पहला अप्लाइड फोर्स पूछ सकता है कि कितना फोर्स अप्लाइड किया जाए कि बॉडी मोशन में आ जाए, या बॉडी मोशन में है तो वो स्टॉप हो जाए, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन में अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए। दूसरा पूछ सकता है कि फाइंड फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन निकालने के लिए पूछ सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तीसरा पूछ सकता है कि एक्सीलरेशन, यदि बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाइड कर दिए और फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है तो बॉडी मोशन में आ जाएगा, तो उसमें जैसे मोशन में आएगा तो ऑटोमेटिक उसमें एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन आएगा तो कितना एक्सीलरेशन आएगा ये पूछ सकता है। या कभी अगर इंक्लाइनेशन पूछ सकता है तो इंक्लाइनेशन क्वेश्चन बनाएगा तो इंक्लाइनेशन पूछ देगा कि कितने डिग्री पे इंक्लाइन करें कि बॉडी मोशन में ना आ जाए, यानी कि मोशन के पहले का मतलब कितना इंक्लाइनेशन रखें कि बॉडी मोशन में ना हो, या कितना इंक्लाइनेशन दे दे कि बॉडी मोशन में आ जाए, कुछ ऐसे करके इंक्लाइनेशन आपसे फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। और जब भी वेज ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा तो इसमें दो ही चीज़ पूछ सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, दो ही चीज़ पूछता है इसमें और कुछ ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। तो ये मैंने बता दिया कि फ्रिक्शनल टाइप क्वेश्चन जो बनेंगे वो कितने टाइप के बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप अच्छा समझ गए होंगे। अब चलिए एक आध क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल टाइप क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वेज एंड ब्लॉक का कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक स्टेयर का भी क्वेश्चन आता है, तो स्टेयर तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अलग से एक वीडियो बना करके। और इस वीडियो के आप कमेंट करके मुझे बताना कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसमें स्टेयर का केस जो है वो मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट आपको बता दूं या रहने दूं, ठीक है। अगर आपको कमेंट आएगा कि नहीं स्टेयर का भी बता दीजिए तो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो चलिए अभी नॉर्मल टाइप क्वेश्चन पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो का और सीरीज में आप देखिएगा तो वहाँ पे और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि नॉर्मल टाइप क्वेश्चन के ऊपर। तो नॉर्मल टाइप क्वेश्चन में जैसे सिंपल आपके पास एक ब्लॉक है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई थ्योरेटिकल नहीं लिखा है, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे 5 kg इसका मास है और इस पर एक 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाइड किया जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए ब्लॉक, यानी कि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने होंगे या एक्सीलरेशन ब्लॉक में आएगा तो कितना होगा, ये चीज़ दो चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इसका तोड़ लेते हैं। 5 kg का ब्लॉक है तो इसका 5 kg का मतलब जो ब्लॉक है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा,
तो पता होगा आपको 5 kg, और इसमें जो एक्सीलरेशन मोशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बट इस यहाँ पे 10 में अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करने मतलब अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, तो 5 इंटू का 10 यानी कि 50 kg यहाँ पे न्यूटन जो फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा। और यही जस्ट इसके इक्वली अपोजिट में नॉर्मल डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, स्टैटिक्स वाला एक काइनेटिक्स वाला। तो जब भी बॉडी मोशन में जाएगा तो इसका यूज करेंगे, और जब भी स्टैटिक्स में रहेगा यानी कि रेस्ट में रहेगा तो ये स्टैटिक वाला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में बात करें हम लोग, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा। तो पहले आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको क्या चेक करना होगा कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, पहले ये चेक करना होगा। और ये कैसे चेक करेंगे, तो अभी आप लोगों को एक कंसेप्ट दिया, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। मैंने बोला था ना कि ये कंसेप्ट का हमेशा आप लोग यूज करिएगा। अप्लाइड फोर्स और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का दोनों के बीच में दोनों निकाल के हम लोग देखेंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेंगे कि बॉडी विल बन ए रेस्ट और बॉडी इन अ मोशन, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इसका यूज करते हैं हम लोग कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ रहा है। तो यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स यानी यहाँ पे जो है बॉडी वो रेस्ट में या मोशन में, पहले ये पता करना होगा। तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि बॉडी इन रेस्ट में होगा, मोशन में है या नहीं है इसका पता कब कर सकते हैं, जब हम लोग अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन की तुलना करेंगे तब। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है म्यू इंटू का एन के बराबर होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, और ये फार्मूला आप याद भी रखना। तो देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होगा कि बॉडी इन रेस्ट में ही कंसीडर किया था। तो बॉडी जब रेस्ट में कंसीडर किया जाएगा तो आपको स्टैटिक्स वाला का यूज करना पड़ेगा, ये कोफिशिएंट फ्रिक्शन का जो दे रखा है। तो 0.6 यूज करेंगे, तो ये 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन आपको कितना होगा, तो मैंने बोला कि ये जो वेट जो लगता है वही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो ये 50 न्यूटन यहाँ पे मैंने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 न्यूटन हो जाएगा। तो 30 न्यूटन ये हो गया, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स देखिए कितना है यहाँ पे, 10 न्यूटन है ना। तो अब आप बताइए कि 10 न्यूटन और यहाँ पे 30 न्यूटन आया ना, यहाँ पे देखिए 30 न्यूटन आया और ये 10 न्यूटन आया। तो दोनों में कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे कि बॉडी मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स से, है कि नहीं है, यानी कि अप्लाइड फ्रिक्शन जो है, अप्लाइड फोर्स जो है वो कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि बॉडी ना रेस्ट में होगी। तो यहाँ से हम लोग को फर्स्ट जो क्वेश्चन निकालने के लिए बोलता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड निकालने के लिए बोला था। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना, वो कभी भी क्या होगा, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाएगा जब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा वो बेसिकली 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसके बाद से क्या है कि व्हेन बॉडी इन रेस्ट, यानी कि जब भी बॉडी रेस्ट में है तो काहे का एक्सीलरेशन, जब बॉडी रेस्ट में ही है यानी कि कोई बॉडी यहाँ पे रुका हुआ है तो ये कैसे जाएगा, एक्सीलरेट करेगा क्या, नहीं करेगा, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लूँगा। तो आज के लिए इतना रखता हूँ गाइज, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।